गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। थोड़ा मैंने टाइम चेंज किया है, तो अभी हम मॉर्निंग में ही स्टडी करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। और आपको यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूँगी कि इस प्रैक्टिस सेट में आप एनटीए यूजीसी नेट के क्वेश्चन और पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन है वो आप कवर कर रहे हैं। तो अगर आप अलग से टीजीटी पीजीटी और नेट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं ओल्ड पेपर के, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किस भारतीय शासक ने हिस्सा लिया? तो ये हिस्सा लिया गया है शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम के द्वारा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़े गए युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना का हेक्टर मुनरो ध्यान रखिएगा, के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ मुकाबला हुआ। ब्रूम ने लिखा, इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध बहादुरी से लड़ा था, परिणाम की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वामित्व दिया था, परंतु बक्सर के युद्ध ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह के वजीर सुजाउद्दौला तथा स्वयं मुगल बादशाह को भी अंग्रेजों को की दया पर छोड़ दिया। मुगल बादशाह शक्तिशाली न था, परंतु वह नाम का मुगल बादशाह अवश्य था। इस युद्ध से अंग्रेजों का सम्मान संपूर्ण भारत में फैल गया। अब अवध उनके हाथ की कठपुतली और मुगल बादशाह उनका पेंशनर बन गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो ये किए गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। 1793 ईस्वी तक कॉर्नवालिस ने शासन, व्यापार और न्याय संबंधी विभिन्न नियम बना दिए। इन कानूनों का संग्रह करना कॉर्नवालिस कोड उनका अंतिम कार्य था। शासन, व्यापार और न्याय के इन विभिन्न कानूनों का पृथक पृथक संग्रह किया गया तथा सभी के विषय में भिन्न भिन्न कानून बना दिए गए। इसके निर्णय में शक्ति विवरण व नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा आदि का भी ध्यान रखा गया था। कॉर्नवालिस ने विभिन्न सुधार करके भारत में कंपनी के शासन को ठीक करने का प्रयत्न किया। साधारणतया अगले 20 वर्षों तक उसके द्वारा किए गए सुधारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। शासन की जो मशीन उसने स्थापित की थी, मुख्यतः उसी के आधार पर कार्य चलता रहा। इसमें संदेह नहीं है कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसमें परिवर्तन ना हो सका, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उसकी व्यवस्था को आगे आने वाले शासन प्रबंधों में लाभदायक समझ और इस कारण इसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था? तो ये सभी को पता होगा, ये था लॉर्ड डलहौजी। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी को सर्वप्रथम भारत में तार सेवा शुरू करने का श्रेय है। इन्होंने 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की। पेशावर और कलकत्ता, बंबई
और मद्रास तथा भारत के अन्य महत्वपूर्ण भागों को मिलाने के लिए करीब 4000 मील से तार की व्यवस्था की गई। वर्मा में रंगून से मंडले तक तार की व्यवस्था की गई। एक कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर 1854 ईस्वी में एक डाकखाना एक्ट बनाया गया। डाक व्यवस्था के लिए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। विभिन्न स्थानों पर डाक खाने स्थापित किए गए। भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक आधा आने के टिकट के द्वारा पत्र भेजने की व्यवस्था की गई। ये सभी कार्य ऐसे थे जो शासन की सुविधा और मुख्यतः अंग्रेजी साम्राज्य की दृढ़ता के लिए किए गए थे, परंतु इन सभी के अंत में सार्वजनिक लाभ हुआ। निम्नलिखित में से किसे 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पद प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान हुआ है महाराजा गंग सिंह को। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। महाराजा गंग सिंह को 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पद प्रदान किया गया था। सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? तो ये नीति थी अहस्तक्षेप की। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। हस्तक्षेप ना करने की नीति की उत्पत्ति का आधार पिट्स इंडियन एक्ट से प्राप्त होता है। उसकी एक धारा के अंतर्गत घोषित किया गया था। भारत में विजय और साम्राज्य की विस्तार योजना को कार्य रूप में परिणत करना इस राष्ट्र यानी इंग्लैंड की इच्छा सम्मान के विरुद्ध है। इस एक्ट के बनने के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था। इसने इस धारा के अनुसार हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करने का प्रयत्न किया। उसके पश्चात सर जॉन शोर प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने वास्तव में इस अहस्तक्षेप या हस्तक्षेप ना करने की नीति का पूर्ण पालन किया। उसने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के पुराने मित्र हैदराबाद के निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। राजपूत राज्य से अंग्रेजी संरक्षण को हटा लिया और प्रयत्न किया कि अंग्रेजों को किसी भी भारतीय नरेश के पारस्परिक झगड़े में ना फंसना पड़े। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की? तो ये निष्पादित हुई है रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम के मध्य। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2002 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री 2013 और 2000 का ये प्रश्न रहा है। बक्सर युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा अवध से कड़ा तथा इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया और अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सरकार से प्राप्त किया। सुजाउद्दौला के साथ दूसरी संधि के तहत सुजाउद्दौला को अवध वापस दे दिया गया। नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिया। नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया। नवाब ने चुनार अंग्रेजों को दे दिया। बनारस और गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों की संरक्षता में राजा बलवंत सिंह और उसके परिवार को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है ये रहे ऑप्शन, आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सत्य नहीं बन रहा है
वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मर्दन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी करेक्ट है। एक बार करेक्ट वाले भी पढ़ ही लेते हैं। ए कहता है 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। बिल्कुल सही है। बी कहता है सुजाउद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। ये भी करेक्ट है। फिर डी कहता है 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलावित हो गया। ये भी करेक्ट है और ये प्रश्न रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2002 का। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में ना होकर कुछ घंटों पश्चात हुई। अन्य सभी विकल्प इसमें सही बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? तो जो सलाहकार था वो था सर विलियम जोन्स। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जानकारी देना चाहूंगी कि एक वीकली लाइव क्लास भी हो रही है जो कि मंडे 4 PM को होती है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंडे हम लाइव क्लास में मिलेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और ऑफलाइन तो डेली मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन केवल वीकली ही होगा। सर विलियम जोन्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था। कॉर्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। यह सुधार शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस की न्यायिक प्रणाली पश्चिम की न्यायिक धारणाओं और निष्पक्षता पर आधारित थी। राजा अथवा उसके कार्यकर्ताओं के निजी कानून अथवा धार्मिक कानून का स्थान एक धर्मनिरपेक्ष कानून ने ले लिया। विधि की विशिष्टता स्थापित हो गई, परंतु इससे कॉर्नवालिस संहिता के तात्कालिक परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है गंगा नदी के किनारे। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्लासी का युद्ध 27 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला तथा लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सुजाउद्दौला की हार हुई। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो फतेह हैदर को नहीं दिया गया था। पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2003 का ये प्रश्न रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय को निश्चित मानकर टीपू ने अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। इसके अनुसार उसे देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा। उसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 डिगुगुल तथा मालाबार मिला तथा मराठों को तुंगभद्र नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्ना तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू को बहुत क्षति हुई और वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करता तब तक उसके 2 पुत्र को अंग्रेजों के कैद में रहना था। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों ने नहीं दिया गया। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। बाकी सभी सुमेलित हैं। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध से, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2003 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, उस समय ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग थे। इन्होंने भारत की समस्त फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन करने का निश्चय किया। उसने मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को भी जीत लिया था, जिसे हैदर अली ने अपने अधीन समझा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह तर्क दिया कि माही बंदरगाह के द्वारा हैदर अली को फ्रांसीसी सहायता पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपनी सेना हैदर अली के क्षेत्र में बिना उसकी अनुमति के उत्तर सरकार स्थित गंटूर जिले की विजय के लिए भेज दी। हैदर अली मराठा तथा निजाम के एक साथ कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और फिर जुलाई 1780 में कर्नाटका पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार कंपनी को मराठों तथा मैसूर दोनों से मात खानी पड़ी। जैसा कि अल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है कि 1780 के ग्रीष्मकाल में कंपनी की साख अपने न्यूनतम स्तर पर थी, परंतु वॉरेन हेस्टिंग ने स्थिति को संभाल लिया। अंग्रेजों को अहोभाग्य से दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, परंतु उसके पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष के मध्य हुआ? तो ये युद्ध हुआ है 1775 से 1782 के मध्य। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री एग्जाम 2004 का ये प्रश्न रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य हुआ। इस युद्ध का कारण मराठों का आपसी झगड़ा तथा क्लाइव की महाराष्ट्र में द्वैत शासन लागू करने की इच्छा थी। 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई सूरत की संधि के फलस्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। फिर से एक बार देख लेते हैं। सूरत की संधि के फलस्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अंग्रेज और मराठा के बीच द्वितीय युद्ध 1803 से 1805 में लड़ा गया और तृतीय युद्ध 1817 से 1818 के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे यानी शामिल थे? तो जो शामिल थे वो थे मीर जाफर और अमी चंद। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्री इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला 1765 से 57 के विरुद्ध षड्यंत्र में उसका सेनापति मीर जाफर तथा बंगाल का व्यापारी अमी चंद क्लाइव के साथ शामिल थे। इन्हीं विश्वासघातियों के कारण प्लासी के युद्ध में 1757 में सुजाउद्दौला के पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। तो ये संधियां दी गई हैं और इन संधियों को हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम इन संधियों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बेसिन की संधि, नंबर 1 पे रखेंगे। और बेसिन की संधि के बाद हम रखेंगे देवगांव की संधि नंबर 2 पे और फिर आ जाएगा अर्जुन गांव की संधि नंबर 3 पे। तो हमारा जो उत्तर ठीक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2005, 2003 और 2004 में भी ये आया हुआ प्रश्न है। तो उसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड्स। इसके बाद आगे की स्टडी हम कल करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेज तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। नंबर 1 है
पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पदातियों की सेना पूना में रखना स्वीकार किया। दूसरा कहता है, पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्र नदी के सभी सीमावर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दिए। तीसरा है, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। चौथा है, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया तथा गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पांचवा है, पेशवा ने निजाम तथा गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। छठा है, पेशवा ने अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सेवा निर्वत कर दिए। और सातवां है, अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। फिर देवगांव की संधि में क्या हुआ? 17 दिसंबर 1803 में हुआ से भोसले ने कटक और वर्धा नदी की पश्चिम भाग अंग्रेजों को दे दिए। फिर सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। इसके बाद फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की से गंगा तथा यमुना के मध्य के क्षेत्र कंपनी को दे दिए तथा जयपुर, जोधपुर तथा गोहद की राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ा। अहमदनगर का दुर्ग, भड़ौच, गोदावरी और अजंता घाट सभी कंपनी को दे दिए। दोनों राजाओं ने रेजिडेंट रखने भी स्वीकार कर लिए। तो फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत से वीडियो अपलोड हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। एक बार मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ, तो इन वीडियो को देख सकते हैं आप। और 30 क्वेश्चन सीरीज जो कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये सारे वीडियो आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डी में मिल जाएंगे। तो इस तरह का वीडियो आपको देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।